हेलो स्टूडेंट्स, आज एक फिर नई वीडियो के साथ एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो आपको बोर्ड एग्जाम में आपकी मदद करेगा। जो आप पहले लेसन का ये एक हिस्सा है जिसमें आप पढ़ेंगे गॉस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग, यानी एप्लीकेशंस गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अब इसमें सबसे पहले जो आपको दिखाई दे रहा है वो लिख रहा है सतत आवेश वितरण, यानी कंटिन्यूअस चार्ज। यानी आवेश को हम किसी वस्तु पर दो प्रकार से वितरित कर सकते हैं, आवेश का सतत वितरण तथा आवेश का विविक्त वितरण। यानी विविक्त वितरण का मतलब हो गया कि आवेश जगह जगह ड्रॉपलेट्स के रूप में, यानी जो हमारे लिए काउंटेबल हो, वो कहलाएगा विविक्त वितरण। और यदि हम पूरे सरफेस पर ही उसको एक साथ बिखेर दें, जैसे पानी के हम छींटे डाल रहे हैं किसी के ऊपर, या पूरी बाल्टी पानी भर के डाल रहे हैं, तो यानी आप पानी के छींटे डाल रहे हैं, तो वो कहलाएगा आवेश का विविक्त वितरण जैसा होगा। और यदि बाल्टी भर के उसके ऊपर डाल देते हैं तो वो एक सतत वितरण होगा। यदि आवेश किसी वस्तु पर उसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो तो आवेश का यह वितरण सतत वितरण कहलाता है। तीन प्रकार से हम इसको, क्योंकि वस्तुओं को हमने तीन कैटेगरी में बांटा है, तो हम इसको तीन प्रकार से वितरित कर सकते हैं। पहला रेखीय आवेश वितरण, यानी वो वस्तु जिसके पास केवल और केवल लंबाई है, यानी इसकी चौड़ाई और मोटाई लंबाई की तुलना में नगण्य है, तो ऐसे आवेश वितरण को हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। और इसके लिए होगा रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा = Q/L। यदि हम आवेश को उसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित कर दें, यदि पृष्ठ की हम बात करते हैं, उसके पूरे पृष्ठ की हम चर्चा करते हैं, तो इसको हम कहेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। ये पृष्ठीय आवेश वितरण कराएगा। तो इसके लिए इसमें आता है पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। इसी तरीके से यदि हम पूरे उसके आयतन की बात करें तो वो कहलाएगा उसका आयतन आवेश वितरण। यदि आवेश एक समान रूप से वस्तु के संपूर्ण आयतन में वितरित हो जाए तो हम इसको आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। यानी इसको रो से नोट करेंगे और रो = Q/V, ठीक है। इनके बारे में सामान्य सी बातें हैं, इनके बारे में आप देख लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब गॉस नियम से जो जुड़ा हुआ है वो है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैग्नेट में जाएंगे तो वह मैग्नेटिक फ्लक्स है, यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे यहां फार्मूला हम देख सकते हैं, d∅e चित्र बने हुए हैं, E.ds = EDS cos थीटा। तब संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स की मात्रा, ठीक है, इसके लिए दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। φe = सरफेस इंटीग्रेशन, यानी यहां पर जो हमने ये, ठीक है, एक राउंड जो लगाया है, एक सर्कल जो बनाया है, ये सर्कल बताता है बंद पृष्ठ का समाकलन, ठीक है। इसके लिए विशेष स्थितियां हो जाएंगी। तो जो इस वीडियो के इस पार्ट में जो हम बताना चाह रहे हैं वो हमारे लिए जो मेन है वो गॉस का नियम है तथा उसकी एप्लीकेशन है, ठीक है जी। अब गॉस के नियम की तरफ आते हैं। इस नियमानुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ जिसको नाम दिया गया गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध नेट आवेश सिग्मा Q का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात φe = सिग्मा Q × 1/ε0 = सिग्मा Q/ε। इसको Q भी लिख सकते हैं। यदि हम इसके फार्मूलों की बात करें तो φe = सरफेस इंटीग्रेशन E.ds = EDS cos थीटा भी इसको लिख सकते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा सिग्मा Q/ε0, ठीक है जी। और इसके लिए हम इसको ये भी कह सकते हैं कि φe = सिग्मा Q × 1/ε0
और ये हमारे पास हो जाएगा सिग्मा क्यू इंटू 1/4πk और ये हो जाएगा 4πk3। थोड़ा ध्यान रखें गाउस के नियम के बारे में, उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होता है जहां कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन होता है। ठीक है, यानी कूलाम का नियम यदि आप अप्लाई करते हो तो गाउस का नियम वहीं अप्लाई हो पाएगा जहां विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम से, यानी स्थिर विद्युतिकी से संबंधित ये नियम है। निर्गत फ्लक्स का मान आवेशों की मात्रा, प्रकृति तथा माध्यम पर निर्भर करता है। आवेशों की मात्रा क्या है, प्रकृति क्या है उनकी, पॉजिटिव नेगेटिव, और माध्यम क्या है। ठीक है जी, बंद माध्यम से बाहर स्थित आवेशों का निर्गत फ्लक्स से कोई लेना देना नहीं है। आप वही आवेश लोगे जो पृष्ठ के अंदर होंगे। बाह्य आवेशों को, यदि आवेश वहां पर बाहर दिए हुए हैं तब आपको उनको देखना भी नहीं है, उनके बारे में कोई चर्चा हमें नहीं करनी है। गाउस नियम का सत्यापन, ये हमने किसी भी तरह का एक पृष्ठ ले लिया, इस पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू कूलाम आवेश से स्थित है। 3D पिक्चर है ये। यहाँ पर हमने एक संज्ञाकारक बिंदु P ले लिया और अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया हमने ds, और ये E दोनों के मध्य में एंगल थीटा, क्योंकि हम एक जनरल फार्मूले की चर्चा कर रहे हैं तो मध्य में कोण थीटा रख दिया। O से लेकर P तक की दूरी r है। अब देखें यहाँ जो ये शंक्वाकार आकृति बनी है, यानी यहाँ पर ठोस कोण होगा, घन कोण होगा। ठीक है, इस अल्पांश क्षेत्रफल से निर्गत विद्युत फ्लक्स E डॉट ds इज इक्वल टू E ds cos थीटा हो जाएगा। दोनों तरफ का समाकलन कर दें, इंटीग्रेशन d फाई ये आ गया। अब E की जगह आप रख दोगे KQ/r², क्योंकि आप जानते हैं बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता, और वो होता है KQ/r² इंटू ds cos थीटा। KQ कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये ds cos थीटा/r², इसको हम कहेंगे d ओमेगा, जहाँ d ओमेगा इज इक्वल टू ds cos थीटा/r², ये क्षेत्रफल। ठीक है, और अल्पांश द्वारा बिंदु O पर बना घन कोण, जैसा हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तलीय कोण और ठोस कोण, तो यहाँ पर ठोस कोण होगा जिसका मैक्सिमम मान 4 पाई होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। यदि तलीय कोण की बात करते हैं तो वो 2 पाई है, और यदि हम घन कोण की बात करते हैं तो वो वैल्यू 4 पाई है। तो फाई इज इक्वल टू KQ इंटू 4 पाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देन यदि हम इसके बारे में आगे चर्चा करें, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है जी, ये इस तरीके से आगे चर्चा करते हैं। ये हो गया इस तरीके से, तो ये आ गया Q/ε0, तो ये इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। अब इसके एप्लीकेशन आते हैं गाउस नियम के, और गाउस नियम के जो 2 एप्लीकेशन है जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, तो मैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये भी है गाउस नियम के उपयोग में, तीनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 3 उपयोग हैं। ठीक है, समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण तीव्रता। अब ये गोलीय कोश हो गया, इसको यदि हम आवेश देंगे, गोलीय कोश मतलब खोखला गोला, तो यदि हम इसको आवेश देंगे तो इसके आउटर सरफेस पर, ठीक है, वो आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज हमने इसको दिया, जो आप चित्र में देख रहे हैं, वो इसके संपूर्ण बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया। अब हमें 3 बिंदु लेने हैं। जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित है, जब बिंदु P गोलीय कोश के ठीक बाहर स्थित है यानी सतह पर है, और जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर है। जब हम बाहर बिंदु की बात करते हैं स्मॉल r दूरी पर, तो स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो स्मॉल r कैपिटल R से ग्रेटर होगा। ठीक है, तो हमने OP को त्रिज्या माना, और त्रिज्या मानकर, ठीक है, हमने एक काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ, ठीक है, जिसको हम गाउसियन पृष्ठ कह रहे हैं, इसके चारों तरफ हमने इसकी रचना कर दी। गाउसियन पृष्ठ की रचना में इस तरीके से करनी है कि जिससे, ठीक है, कि जो गाउसियन पृष्ठ पर आप जो भी बिंदु लोगे वहां पर E का मान समान होना चाहिए। हम डिफरेंट मान के लिए हम गाउसियन पृष्ठ नहीं लेंगे, सब जगह वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो यदि गाउसियन पृष्ठ, हमें वो आवेश लेना है जो गाउसियन पृष्ठ के अंदर है, और हमें साफ दिखाई दे रहा है कि सारा का सारा आवेश गाउसियन पृष्ठ के अंदर है, तो जहां पर हमने बिंदु P लिया है, यहाँ पर यदि हम अल्पांश क्षेत्रफल ले लें तो उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ, ds और E दोनों बाहर की तरफ होंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो E की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ ही होगी। जनरली हम पॉजिटिव चार्ज ही लेते हैं, नेगेटिव चार्ज नहीं लेते,
ले भी सकते हैं, उसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज के लिए हमें कोई चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है जी, तो ये हो गया। ये तो फाई इंटीग्रेशन डी डॉट डी जानते ही हैं। तो यदि हम गाउसियन पृष्ठ पर कहीं भी बिंदु लें तो E इज इक्वल टू ई ओ यानी आउटसाइड पॉइंट। तो नियत थीटा इज इक्वल टू 0, तो इस वैल्यू को रख दें, cos 0 1 हो गया, ds की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर हो गई। देन फाई E इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, इस वैल्यू को रख देंगे और इस वैल्यू को रखने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा ई नॉट इज इक्वल टू, ठीक है जी, ये हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। वही है बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, वही फार्मूला आता है कि Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में भी निकाल सकते हैं, वो कोई ऐसी नई बात नहीं है। जब बिंदु गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित है, पृष्ठ कहो या ठीक बाहर स्थित कहो, एक ही बात है दोनों के लिए। तो R इज इक्वल टू कैपिटल R, तो यहाँ पर रख देंगे वही फार्मूला जो ऊपर वाला था, उसमें स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देंगे, तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारा। ठीक है, दूसरा अब हम बात करते हैं कि जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर है। अब देखो, जब ये बिंदु P गोलीय कोश के अंदर हो जाएगा तो आप देखेंगे कि जब गोलीय कोश के अंदर बिंदु है तो हमें तो वो चार्ज लेना है जो काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर हम पाएंगे काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ के अंदर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। तो जब कोई चार्ज नहीं है तो किसी तरह का कोई फ्लक्स निर्गत नहीं होगा, जिससे इनर पॉइंट आप जो भी ले रहे हो उस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है, शून्य होगी, क्योंकि वहां पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। तो ई आई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई। ई नॉट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ई एस यानी सरफेस पॉइंट पर के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और ई आई इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, यदि हम ग्राफ बनाएं तो हम ग्राफ इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, सरफेस पर मैक्सिमम, सरफेस से अंदर तक केंद्र तक कोई वैल्यू नहीं है, और बाहर की तरफ जाएंगे तो तीव्रता लगातार घटती चली जा रही है, जो हमें यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। अब इसके दो एप्लीकेशन और हैं जो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, एग्जाम में आए हुए भी हैं और आते भी रहते हैं, तो आप उनके बारे में भी, ठीक है, तैयारी करें। ठीक है जी, तो आते हैं उसकी तरफ। तो ये आता है हमारे पास गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेश, जिसको हम आवेशित तार भी कह देते हैं, के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यानी अभी हमारा स्थिर विद्युतिकी वाला पार्टी चल रहा है। तो पहले यहाँ पर हमने दिशा के बारे में बताया है, तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, दिशा के बारे में चर्चा नहीं की जाती है, चर्चा आती भी नहीं है एग्जाम में। यदि हम चर्चा करें भी तो वो चर्चा आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। यदि हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे, हमने इनफाइनाइट वायर हमने लिया, इनफाइनाइट लेंथ वायर, हम विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, ना कि चुंबकीय क्षेत्र। बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का भी है, जो एम्पियर के नियम का उपयोग है, यहाँ गाउस के नियम का उपयोग है। यहाँ स्थिर विद्युतिकी है, वहां पर चल विद्युतिकी यानी गतिक विद्युतिकी है, तो वो चीज अलग है, तो इसमें कंफ्यूज ना करें। ठीक है, ये भी आवेशित तार है, वो भी रेखीय आवेश है। ठीक है, तो वहां पर चार्ज रुका हुआ नहीं है, यहाँ पर चार्ज रुका हुआ है, भी स्थिर विद्युतिकी है, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान दें। अब यदि आप पॉजिटिव चार्ज लोगे तो इसके चारों ओर कहीं भी आप पॉइंट लोगे लंब दूरी स्मॉल r पर, हर जगह विद्युत क्षेत्र, ठीक है, वो इसके अभिलंबवत ही होगा। ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यानी ओपी दिशा में होगा, बिंदु ओ से पी की तरफ होगा। यदि नेगेटिव चार्ज ले लोगे तो पी से ओ की तरफ हो जाएगा, और यदि पॉजिटिव चार्ज लोगे तो ये ओ से पी की तरफ हो जाएगा, यानी बाहर की तरफ। अब जो मेन चीज हमारी है वो हमें लेना है वेक्टर ई का परिमाण। तो बिंदु ओ पर वेक्टर ई का परिमाण ज्ञात करने के लिए भाग A1 A2 के चारों L लंबाई के R त्रिज्या के बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। निर्गत फ्लक्स की मात्रा वही फ्लक्स की परिभाषा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। Q इक्वल टू लैम्डा L, हमें यहाँ पर लैम्डा लिखना होगा क्योंकि हमने पूरा चार्ज नहीं लिया, हमने वही चार्ज लिया है जो A1 A2 जो हमने चित्र में दिखाया हुआ है उस पर जो हमने चार्ज लिया है, यानी एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा, L लंबाई का जो हमने गाउसियन पृष्ठ बनाया है उस पर चार्ज हो जाएगा लैम्डा L के बराबर। देन Q की जगह हम लैम्डा L लिखेंगे, तो ये हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, ये नहीं, ये तो हो गया, सॉरी,
12। अब इसके बाद आगे चलें। अब देखो ये चित्र इस तरीके से आपको बनाना होगा। जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इस चित्र को देखें, ये हो गया। तो यहाँ पर जो हमने गॉसियन पृष्ठ बनाई है, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, 3 पार्ट्स S1, S2 एंड S3। L लंबाई और R त्रिज्या के गॉसियन पृष्ठ हमने बनाया है। यहाँ पर थीटा 0 होगा, जो आपको S1 जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है। S2 और S3 दोनों के लिए E की डायरेक्शन तो यही रहने वाली है, लेकिन यहाँ पर जो DS बनाया हुआ है वो अभिलंबत इधर नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो दोनों तरफ थीटा 90 होगा। तो लग रहा है जैसे cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0। तो ये जो पृष्ठ है हमारे S2 और S3, इनसे किसी तरह का कोई फ्लक्स निर्गत नहीं होगा। तो जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हमने गॉसियन पृष्ठ को 3 खुले पृष्ठों में बांट दिया। ठीक है, यहाँ पर रख दिया, वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी cos 0, cos 90, cos 90। ठीक है, तो ये आ गया। तो ये दोनों तो 0 ही हो गए, केवल एक ही बचा 2 पाई RL, क्योंकि आप जानते हैं बेलन है और बेलन का जो वक्रीय पृष्ठ होता है वो 2 पाई RL इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। देन वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर के रूप में भी जरूरी है। ठीक है, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R या E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, दोनों के लिए ग्राफ आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। उसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देन अगेन यदि हम बात करें, इसको फार्मूला इस तरह का बना सकते हैं जो हमें न्यूमेरिकल में भी काम आए। तो 200 हमने गुणा 200 भाग, तो ये हो जाएगा 2 के लैम्डा अपॉन R के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया अनंत रेखीय आवेश। अब आता है अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। अब देखो, अचालक परत यानी चालक तो है नहीं, तो इसको जो भी हम चार्ज देंगे वो इसके संपूर्ण पृष्ठ पर यानी पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। R दूरी पर ये बिंदु P ले लिया, जहां पर हमें क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसकी दिशा के लिए दिशा उसी तरीके से रहेगी अकॉर्डिंग टू अभी जो हमने पहले बताई थी। ठीक है, यानी पॉइंट O से पॉइंट P की तरफ यानी बाहर की तरफ होगी। ठीक है, अब जो दूसरी बात आती है वेक्टर E का परिमाण। तो वेक्टर E का परिमाण निकालने के लिए कुचालक परत पर S क्षेत्रफल तथा 2R लंबाई के बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बिंदु P, ठीक है, बिंदु P इसके वृत्तीय भाग पर स्थित होगा, जैसा आप इस चित्र में देख सकते हैं। यदि गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश की मात्रा Q इक्वल टू सिग्मा S, ठीक है, तो वहां पर लैम्डा था, यहाँ पर सिग्मा है। सिग्मा S क्योंकि वहां पर लंबा तार हमने लिया था, जहां पर हमने केवल लंबाई को ही चर्चा की थी, यहाँ पर क्षेत्रफल की चर्चा है, तो क्षेत्रफल के लिए सिग्मा आ जाएगा। तब गॉस पृष्ठ के नियम से फाई वही वह लैम्डा L था, तो यहाँ सिग्मा S आ गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक वही कहानी। अब इसका चित्र देख लीजिए, यहाँ पर हमने जो बनाई है 2R लंबाई तथा कैपिटल A या S भी हमने उसको कह दिया, वो कोई दिक्कत नहीं है। बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना की है। ठीक है, अब इसको भी हमने 3 भागों में बांट दिया। इधर E डॉट ds थीटा 90 थीटा 0, इधर भी थीटा 0। लेकिन जो वक्र पृष्ठ है उसके लिए आप ds लोगे, वो ds और E के मध्य में थीटा 90 ही बनेगा हर जगह। ठीक है, चित्रानुसार गॉसियन पृष्ठ को फिर हमने उसी तरीके से 3 भागों में आप देख सकते हैं। सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, E ds cos थीटा। तो आप देख रहे हैं कि 2 जगह तो आपको वैल्यू मिलेगी, लेकिन एक जगह 90, तो E डॉट ds E S बन जाएगा, क्योंकि दोनों क्षेत्रफल बराबर ही है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया ES प्लस ES 2ES हो गया। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या वेक्टर E के रूप में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू n कैप, यानी E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 0। ये इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट वन, यदि हम इसको ग्राफ बनाएं, अतः स्पष्ट है कि अपरिमित समरूप आवेशित परत के कारण, ठीक है, विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता, अर्थात ये एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो आप देख सकते हैं R कहीं है ही नहीं, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R की पावर नॉट और E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। ये तीसरा जो अनुप्रयोग है ये अभी हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए ये गाउस का नियम और गाउस के नियम के 2 उपयोग जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से याद करें, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से वीडियो देखते रहें, कोई भी दिक्कत हो उसको पूछ लें, याद करते रहें। बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं,
तैयारी करते रहें, मेहनत करें, अच्छे अंक अर्जित करने का प्रयास करें और वीडियो को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।